हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लास बाय मनीष सर। आज हम कक्षा 10वीं की भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। इसके पहले आप लोगों ने भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए हम देखते हैं आगे। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो आप लोगों को बता दूं कि भारतीय प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत दो तरह की सरकार होती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। दोनों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है। तो केंद्र सरकार की जो सरकार के अंग हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, और राज्य सरकार के जो व्यवस्थापिका उसको हम पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री सहित। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल के प्रमुख को मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है और राज्य की विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां जो मुख्यमंत्री में निहित होती हैं, उस मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य हैं। चलिए, सबसे पहला है मंत्रिमंडल का गठन। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का चयन करके नामों की सूची राज्यपाल को सौंपता है और फिर राज्यपाल उन्हें ही मंत्री नियुक्त करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और समझ रहे होंगे कि जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्य के मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद बनती कैसे है, यह भी आप लोगों ने देखा कि जब किसी राज्य के चुनाव होते हैं और उस राज्य में विधायक चुन के जाते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश, यहाँ की विधानसभा में 230 सदस्य हैं। 230 सदस्य चुनकर विधानसभा पहुँचते हैं। विधानसभा में पहुँचे सदस्यों को हम बोलते हैं विधायक। उन विधायकों में से जिस दल के विधायक ज़्यादा होते हैं वे अपना एक नेता चुन लेते हैं और राज्यपाल को सूचित कर देते हैं। राज्यपाल उस बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बना देता है। फिर वह मुख्यमंत्री उन्हीं अपने दल के विधायकों को या उसके समर्थन करने वाले विधायकों में से कुछ विधायकों के नाम की सूची राज्यपाल को भेजता है और ये बोलता है कि अब आप इनको मंत्री बना दीजिए। फिर राज्यपाल उन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। अब क्या होता है, चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही राज्यपाल मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। मुख्यमंत्री आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल को बताता है कि ए विधायक को गृह मंत्री बना दीजिए, बी को उद्योग मंत्री, सी को शिक्षा मंत्री, डी को राज्य मंत्री किसी भी विभाग का बना दीजिए, स्वतंत्र प्रभार दे दीजिए शिक्षा विभाग का। यह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है। अब यदि मुख्यमंत्री को ये लगता है कि किसी मंत्री से त्यागपत्र लेना है तो वह ऐसा कर सकता है और किसी भी साथी मंत्री से त्यागपत्र प्राप्त कर सकता है। यदि वह आनाकानी करेगा तो राज्यपाल के माध्यम से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र है वह है मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रिमंडल का गठन करना। तो चूंकि मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों और उनके विभागों से संबंधित कार्य के लिए निर्देश भी दे सकता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि दो मंत्रियों के बीच कोई प्रकरण उलझ जाए तो मुख्यमंत्री उन मंत्रियों को मार्गदर्शन या दिशा निर्देश दे देता है। इसके अलावा विधानसभा एवं राज्य का नेतृत्व भी मुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। वह शासन की नीतियों की घोषणा सदन में करता है। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रियों के वक्तव्यों का स्पष्टीकरण भी देता है तथा राष्ट्रीय व अन्य स्थानों पर वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह राज्य का प्रधान प्रवक्ता भी होता है। आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री राज्य का प्रधान प्रवक्ता होता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री देश का प्रधान प्रवक्ता होता है, अपने केंद्र की सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है, उसी तरह से राज्य की सरकार का प्रधान प्रवक्ता मुख्यमंत्री होता है। यदि किसी मंत्री के द्वारा कोई कार्य ऐसा कर दिया जाए तो उसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री की मानी जाती है
और मुख्यमंत्री को ही उसका स्पष्टीकरण देना होता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद है जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के लिए जिम्मेदार होता है। मंत्रिपरिषद की संपूर्ण कार्यवाही के लिए, किसी भी मंत्री द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले जिम्मेदार मुख्यमंत्री ही होता है। चलिए आगे देखते हैं मुख्यमंत्री और क्या कर सकता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी। मुख्यमंत्री जो है वह राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल तक भेजता है। तो आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री एक तरफ राज्यपाल, एक तरफ मंत्रिपरिषद, इन दोनों के बीच एक कड़ी, एक सेतु का कार्य करता है और मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल महोदय को प्रेषित करता है, सूचित करता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपको बता दूं, यदि एग्जाम में आपको लगता है तो आप प्रधानमंत्री के कार्यों को लिख दीजिए, लेकिन केंद्र की जगह पर राज्य लिख देना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जिस मंत्रिपरिषद के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं वह मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, उसके क्या दायित्व होते हैं। चलिए, मंत्रिपरिषद, प्रदेश के मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वह मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री भी होते हैं और मंत्री 3 प्रकार के होते हैं जिनका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री और राज्य मंत्री। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद जो होता है उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। चलिए देखते हैं इस मंत्रिपरिषद में क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब टीम भावना की तरह ये कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णय को सभी मंत्रियों को मानना पड़ता है। सदन में किसी एक विभागीय मंत्री के विरुद्ध निर्णय को सारी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निर्णय माना जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यह एक टीम भावना होती है, और टीम की तरह कार्य करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व से काम करती है। इस मंत्रिपरिषद को अगर हम माने, इस टीम में से कोई एक भी अगर विभाग गड़बड़ करता है तो उसका प्रभाव सारे मंत्रियों पर पड़ता है। किसी एक मंत्री के खिलाफ कोई निर्णय लिया जाता है तो वह सारे मंत्रिपरिषद के खिलाफ निर्णय माना जाता है। शासन की नीतियों का निर्धारण करना, राज्य की समस्त नीतियों का निर्धारण, राज्य के लिए विकास योजनाएं बनाना, ये कार्य मंत्रिपरिषद के होते हैं। राज्य की शांति व्यवस्था बनाना, राज्य में विकास के लिए कार्य करना, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना, ये सारे कार्य मंत्रिपरिषद के ही होते हैं। विधायी शक्ति के अंतर्गत अगर अब हम देखें तो संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका के बीच में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं। इसी कारण विधायी क्षेत्र में मंत्रिपरिषद शक्तिशाली है। चिन्हित विषयों पर सरकार कानून बनाना चाहती है तब संबंधित विधेयक का प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, फिर उसे मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत करके उसे पारित कराया जाता है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि उसी विधानमंडल के सदस्य होने पर ही वे मंत्री बन सकते हैं। यदि वो विधानमंडल के सदस्य नहीं है, विधानसभा के सदस्य नहीं है, तो उनको मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, 6 महीने के लिए उनको मंत्री बनाया जा सकता है, ये एक अलग विषय, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी अवसर आया तो। लेकिन किसी भी विधानसभा के सदस्य बने बिना मंत्री आप लंबे वक्त तक नहीं रह सकते। इसलिए व्यवस्थापिका अर्थात विधानमंडल और मंत्रिपरिषद एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। जब तक वो विधायक रहेंगे व्यवस्थापिका के अंग होंगे, जब मंत्री बन जाएंगे तो कार्यपालिका हो जाते हैं वो। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा का विश्वास जब तक मंत्रिपरिषद पर होगा तब तक सरकार काम करती है, अन्यथा सरकार खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद में किसी एक मंत्री द्वारा भी यदि कोई गलत निर्णय लिया जाता है तो वह सामूहिक निर्णय माना जाता है। यह एक टीम भावना की तरह से काम करती है। जैसे कि प्रधानमंत्री वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि यदि किसी एक खिलाड़ी के
सही प्रदर्शन से टीम जीत सकती है, तो किसी एक अन्य खिलाड़ी के प्रदर्शन खराब होने से सारी टीम को मैच हार भी जाना पड़ता है। इसलिए मंत्रिपरिषद में प्रत्येक मंत्री को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है तो वह संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध कार्रवाई मानी जाती है। चलिए हम आगे देखते हैं मंत्रिपरिषद के और क्या कार्य हैं या और क्या दायित्व हैं। वित्तीय शक्तियां। राज्य के लिए वित्त नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा वार्षिक बजट तैयार कराया जाता है और उसे विधानसभा में पारित भी कराया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि राज्य की वास्तविक शक्ति राज्यपाल के हाथों में ना होकर मंत्रिपरिषद तथा उसके प्रमुख मुख्यमंत्री के हाथ में रहती है। इस तरह से इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि राज्यपाल किसी भी राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, अर्थात नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसका प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है। तो उसी मुख्यमंत्री के बारे में इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझा और देखा। चलिए ये 5 प्रश्न आपको हल करने हैं, वो कौन से हैं उन्हें और देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दूसरा प्रश्न, विधानसभा का नेता कौन होता है? प्रश्न तीसरा, मध्य प्रदेश के प्रथम और वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम बताइए। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियां क्या हैं? और अंतिम प्रश्न में आपको जवाब देना है मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इस तरह से आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए और हम कोशिश करते हैं कि अगले 2 वीडियो में भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली अध्याय का समापन कर दें, ताकि हम अगली श्रृंखला को आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।